जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अच्छा, हमने जो अभी तक बात की थी वो प्रोपोजिशनल लॉजिक पे बात की थी। हमने ये देखा कि रेजोल्यूशन थ्योरम कैसे काम करता है। फिर हमने ये देखा कि कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स कैसे काम करती है, मतलब हम कैसे रेजोल्यूशन थ्योरम के थ्रू इसको प्रूव करते हैं। हमने ये भी लिमिटेशन देखी थी कि हमारे पास जो रूल्स ऑफ इन्फेरेंस हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी। तो हमने उस चीज़ से बचने के लिए फिर हमने रेजोल्यूशन थ्योरम निकाला, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस की जो लिमिटेशन थी। अच्छा, उसके बाद फिर हम चले गए थे रेजोल्यूशन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सीएनएफ पे। फिर हमने सीएनएफ में कन्वर्जन की और हमने एक कंप्लीट एग्जांपल देखी थी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि इसका दूसरा नाम प्रेडिकेट लॉजिक भी है। प्रेडिकेट लॉजिक, ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक होता क्या है, ये हम क्यों यूज करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, हमारे आज के इस लेक्चर के डिस्कशन का जो एक्चुअल मोटिव है वो ये है। जो हमारे पास लिमिटेशंस थी प्रोपोजिशन लॉजिक में वो ये थी कि उसमें लेस एक्सप्रेसिव पावर थी। एक्सप्रेसिव पावर इन द सेंस कि उसमें कोई ह्यूमन लेवल अंडरस्टैंडिंग या नेचुरल लैंग्वेज से वो बहुत बियॉन्ड थी। फिर हमने क्या किया, हमने एक नया टाइप का लॉजिक सिस्टम निकाला जिसको हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। मसलन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी हमारे पास, जो प्रीवियस हमने स्टडी किया प्रोपोजिशन लॉजिक, उसमें मैं अगर आपको ये कहूं कि आप मुझे ये बताओ कि उसमें अगर कोई हमारे पास प्रोपोजिशन हो कि ऑल द ह्यूमंस आर नोबल या सम स्टूडेंट्स आर पास्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम, इस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्या वो तरीकाकार है कि आप इस चीज को रिप्रेजेंट करो? तो ये रिप्रेजेंट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था प्रोपोजिशनल लॉजिक में। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कोई ऐसा सिंबल नहीं देखा था जो कि फॉर ऑल या किसी ऑब्जेक्ट में से किसी इंस्टेंस को डिफाइन करे कि ये वाला इंस्टेंस या इतना इंस्टेंस या इंस्टेंस का कुछ हिस्सा। इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो नए टाइप का लॉजिक हमारे पास आया वो था प्रेडिकेट लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अब इस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की एक ब्यूटी ये है कि ये तमाम तरह के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करना जानता है। मतलब मैं अगर ये कहता हूं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर पास्ड इन दिस सब्जेक्ट, देन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, जो कि शायद प्रीवियसली बड़ा मुश्किल था। या मैं अगर ये कह दूं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेल इन दिस कोर्स, यू विल अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स आर फेल इन दिस कोर्स, ये हम रिप्रेजेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सम स्टूडेंट्स आर फेल्ड, ये सम जो लिखा हुआ है, द चंक ऑफ द इंस्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करना कदरे मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ प्रोपोजिशन लॉजिक। मैं ये भी कहता हूं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। अब ये स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट ये तो हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये तो एक सिंपल प्रोपोजिशन है लाइक दिस वन। लेकिन ये ऑल को रिप्रेजेंट करना ये इतना आसान नहीं है अगर मैं प्रोपोजिशन लॉजिक में देखूं तो। लेकिन प्रेडिकेट लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में ये चीज बहुत आसान है और हम यही चीज देखने जा रहे हैं। जो हमारे पास प्रोपोजिशन लॉजिक्स था ये काम करता था फैक्ट्स के ऊपर, ये फैक्ट्स के ऊपर काम करता था। तो जो हमारे पास प्रेडिकेट लॉजिक है ये फैक्ट्स के ऊपर तो काम करता ही करता है, लेकिन ये उनके रिलेशंस के ऊपर भी काम करता है। मतलब ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्या है, हमने उसको रिप्रेजेंट करना कैसे है। आज हम ये चीज स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहां पे मैंने ये लिख भी दिया है कि ये क्या है, कैसे काम करता है। फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू कंसल्ट द बुक। ये मैंने आपकी बुक में से ही लिया हुआ ये एक टॉपिक है जो कि मैंने यहाँ पे हैंड रिटन लिखा हुआ। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में सिंटैक्स में इसके क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीज आ सकती है।
तो इस केस में हमारे पास जो चीज आएगी वो कांस्टेंट्स होंगे, मतलब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज योर कांस्टेंट्स, प्रेडिकेट्स हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कनेक्टिव्स हो सकते हैं, या फिर इक्वलिटीज हो सकती हैं, या फिर हमारे पास क्वांटिफायर्स हो सकते हैं, एंड द लास्ट वन इज योर फंक्शंस, दिस वन। सो ये हमारे पास जो 7 तरह के एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मली हम देखते हैं जो कि यूज होते हैं इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। इनमें से शायद कुछ एलिमेंट्स का आप लोगों को पता भी हो, या आप लोगों ने उनको ऑलरेडी पहले जो हम लॉजिक पढ़ के आए हैं उसमें आपने उनको देखा, लेकिन इसमें उसके अलावा भी काफी जो हैं वो यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। मसलन आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होता है, यू नो वेरी वेल। आपको प्रेडिकेट्स का पता है, ये चलो मैं आपको बता देता हूं, ये हम आगे एक एग्जांपल से देखते हैं। बिल्कुल वेरिएबल्स को हमने देखा, लॉजिकल कनेक्टिव्स को देखा, इक्वलिटी को हमने देखा, क्वांटिफायर्स हम इसमें स्टडी करेंगे, और फंक्शंस आपको पता है क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। सो मैं यहाँ पे जो सबसे प्रोमिनेंट चीज है इन टर्म्स ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक, दैट इज योर क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जैसा कि नाम से जाहिर है, क्वांटिफायर्स होते क्या हैं, जो कि किसी क्वांटिटी को जाहिर करते हैं कि कितनी। अच्छा, क्वांटिफायर्स जो हमारे पास थे ये दरअसल अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों, कुछ प्रोपोजिशंस दी गई हों, या प्रोपोजिशन में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होंगे। कम इंस्टेंसेस होंगे या ज्यादा इंस्टेंसेस होंगे, या हम तमाम इंस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, ये हमें पता चलेगा। क्वांटिफायर्स थे जो कि हमें ये प्रेडिकेट लॉजिक जो है ये देगा। मसलन मैं ये कहता हूं कि देयर एग्जिस्ट सम इन एनी गिवन सेट, कि कोई एक सेट है जिसमें कुछ इंस्टेंस एग्जिस्ट करता है। तो दरअसल हमारे पास यही चीज लैक करती थी, ये जो क्वांटिफायर्स थे ये नहीं दिए गए थे किसमें, जो हमने ऑलरेडी यूज किया है प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो अगर उन प्रोपोजिशनल लॉजिक में ये हमारे पास चीज आ जाए तो हम इसको प्रेडिकेट लॉजिक कहेंगे या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कोई आपको यहाँ पे हम एग्जाम्पल कोई कोट करें तो वो एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास ये वाला जो लॉजिक है ये तो पहले जैसा ही है, लाइक दिस वन। ये तमाम कनेक्टिव्स पहले वाले ही हैं। इसमें जो ये वाली चीज है ये हमारे पास एक क्वांटिफायर्स है जो कि पहले नहीं था। मतलब मैं ये कह सकता हूं दिस इज द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। हमारे पास 2 तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा उसमें तमाम के तमाम सेट को हम कह रहे होते हैं कि ये तमाम का तमाम सेट इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। और जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है इसका मतलब ये होता है कि इसमें कुछ चंक या कुछ हिस्सा एग्जिस्ट करता है हमारे सेट में जिसके लिए कि वो प्रोपोजिशन ट्रू होगी। मसलन मैं अगर ये कहता हूं, आप अभी इस चीज को छोड़ दो कि ये मैंने क्या लिखा है, ये पर्सन एक्स, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट अगर मैं ये कहूं कि ये क्या है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास होगी देयर एग्जिस्ट्स सम पर्सन एक्स हु इज अहमद फादर। मतलब इस कंप्लीट स्टेटमेंट को हम ये कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स, जो कि यहाँ पे एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया गया है। सम पर्सन एक्स, एक एक्स पर्सन है जो कि क्या है, जो कि पर्सन है, पर्सन एक्स। और एंड फादर, और एंड एक्स इज द फादर ऑफ अहमद, एक्स इज फादर ऑफ अहमद। सो दरअसल ये हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज किया गया है। जब ये चीज नहीं होती थी तो उस क्वांटिफायर को नॉर्मली हम कहते होते थे, बल्कि वो क्वांटिफायर नहीं थे, वो हमारे पास एक प्रोपोजिशन लॉजिक था। तो हमने अपने उस प्रोपोजिशन लॉजिक को कन्वर्ट कर दिया इनटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको इसकी समझ आ गई है कि ये है क्या। सो अब यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ प्रेडिकेट्स लेके आया हूँ। हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ इसमें प्रेडिकेट्स होते हैं।
हमें कांस्टेंट का भी पता चल गया, प्रेडिकेट्स में अभी आपको बताता हूँ, वेरिएबल्स भी हमें पता हैं, कनेक्टिव्स भी पता हैं, और ये इक्वलिटी और क्वांटिफायर्स, ये दो चीज़ें हमने यूज़ कर ली, दिस वन एंड दिस वन। ये रेयरली यूज़ होती हैं जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। इसकी प्रोग्रामिंग के लिए हमें प्रोलॉग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग लॉजिक। तो ये तमाम जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, ये अब आपको किसी हद तक इनका अंदाज़ा हो गया है। सो यहाँ पे मैं कुछ प्रेडिकेट्स की आपको मिसालें देने जा रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। जैसे कि मैन, मैन कौन है? वो अहमद है, अहमद इज़ अ मैन। इसी तरह फादर, फादर कौन है? अहमद जो है वो फादर है किसका? बिलाल का। और ब्रदर, ये दरअसल दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। जैसे कि इस केस में ब्रदर, अहमद इज ब्रदर ऑफ अली। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इन दो ऑब्जेक्ट्स को हमने इस प्रेडिकेट के थ्रू आपस में जोड़ दिया है। और इसी तरह ये भी हमारे पास एक प्रेडिकेट है कि बिलाल ओन्स अ कार, कि बिलाल एक कार रखता है। बिलाल भी एक ऑब्जेक्ट है और कार भी एक ऑब्जेक्ट है, और उनके दरमियान रिलेशनशिप है क्या? वो रिलेशनशिप ओन का है। तो हम क्या कहेंगे कि इस ओन के रिलेशनशिप को हम इस तरह बयान करेंगे प्रेडिकेट के थ्रू, बिलाल ओन्स अ कार। टॉल, टॉल कौन है? बिलाल, बिलाल एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, या जिसके कोई रिलेशनशिप है किस ऑब्जेक्टिव कह लो, या आप उसको मतलब उसका जो क्वालिटी है उसके साथ उसका है रिलेशन, वो क्या है? टॉल। बिलाल इज अ टॉल। अहमद हेट्स अली। और इसी तरह ये फैमिली का भी हमारे पास प्रेडिकेट बन सकता है, एम्प्टी प्रेडिकेट। सो आई होप सो कि आपको इन प्रेडिकेट्स की समझ आ गई है। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स थे हमारे पास। हम तमाम कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल्स, ताकि हम उनको प्रेडिकेट्स में यूज कर लें। सो हमने यहाँ पे ये जो अहमद है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि ऊपर वाले केस में पर्सन को हमने रिप्रेजेंट किया था एक्स के साथ, तो ये एक्स क्या था? ये एक वेरिएबल था। सो इसी तरह हम कॉन्स्टेंट्स को भी इसके साथ जाहिर कर सकते हैं। सो अब आपको कांस्टेंट और वेरिएबल भी क्लियर हो गए हैं। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, एक और एग्जांपल हम कोट करते हैं। वो एग्जांपल कुछ यूं है कि फॉर ऑल वाई देयर इज, मतलब वाई एक सेट है जो कि ह्यूमन का सेट है। उस ह्यूमन फीमेल का सेट है। उन फीमेल्स में कोई एक भी नाम या कोई एक भी पर्सन ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है जो कि सिस्टर है किसकी? अहमद की। मतलब फॉर ऑल वाई देयर इज नो वाई दैट इज सिस्टर ऑफ अहमद, वी कैन से दिस। सो दिस इज हाउ आवर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हेल्प्स अस टू सॉल्व द complex sentences और complex proposition in terms of natural language। हम उनको नेचुरल लैंग्वेज में प्रेडिकेट जो अलजेब्रा है या प्रेडिकेट के जो सिंबल्स हैं हम उनके थ्रू इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये हमारे पास जो ये वाली एग्जांपल है ये मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। देयर एग्जिस्ट्स नो वाई सच दैट, मतलब कोई फॉर ऑल देयर नो एग्जिस्ट, मतलब कोई एक भी पर्सन कोई ऐसा नहीं है किसमें वाई में सच दैट वाई इज सिस्टर ऑफ अहमद, कि वाई जो है वो अहमद की सिस्टर हो। मीन्स अहमद हैज नो सिस्टर, वी कैन सिंपली से दिस। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट और इंटरप्रेट आवर नेचुरल सेंटेंसेज और नेचुरल जो लैंग्वेज के सेंटेंसेज हैं इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ predicate logic या first order logic. Next is another example that is your this one, और इसको हम कह सकते हैं there exist. In fact this is there exist, this is wrongly written. ये जो चीज है ये आपके पास कुछ इस तरह होगी
ऐसे, because you know very well this symbol is for all, this one, and this symbol is for existential quantifier, मतलब there exists. So we can say there exist some x, y and z, मतलब कुछ x, y और z एग्जिस्ट करते हैं जिनमें के x हमारे पास एक मैन है एंड y इज एन अदर मैन, और इसी तरह z भी एक मैन है, मतलब एक पर्सन है, एक ह्यूमन है जो कि मैन है. ये दो मैन है एंड दिस वन इज ऑल्सो मैन एंड दिस वन इज एंड फादर ऑफ z इज y. अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? There exist three men x, y and z, and z is father of x. There exists some x, y and z, and जो आपके पास z है, z जो है वो फादर है किसका? Who is the father of y? Who is father of y? एंड z, मतलब यहाँ या फादर ऑफ एक्स पहले कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ऑर्डर में पहले x लिखा हुआ है. हु इज फादर ऑफ x, ये आप चाहे पहले लिख दो या बाद में लिख दो, इसमें हरज कोई नहीं है. चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, डजेंट मैटर, ये एक ही बात है. देयर एग्जिस्ट थ्री मैन x, y एंड z एंड मैन x एंड मैन y एंड z. And father is z is father of y and z is father of x. अब ये हमने एम्प्लॉयज यूज कर लिया, वो जो हम कंडीशनल यूज करते थे या इम्प्लीकेशन. जब हमने ये यूज किया तो इसका मतलब है कि अगर ये इसका फादर है और z x का भी फादर है तो इट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर ब्रदर्स, बोथ ऑफ दीज आर ब्रदर्स. सो ये जो आप जरा गौर करें कि ये जो इतना बड़ा सेंटेंस था, हमने इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर लिया है किसके साथ? इन टर्म्स ऑफ सिंपल प्रेडिकेट लॉजिक, और हमें ये चीज लिखनी पड़ी दिस. सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की समझ आ गई है. बट ये प्रेडिकेट्स बनाना जो है ये हमारे पास एक एक्सपीरियंस होता है, मतलब ये इसको लर्न करने के लिए यू नीड सम एक्सपीरियंस. सो आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप अपनी बुक में जाओ और बुक के ये जो प्रेडिकेट या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक वाला चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज में आपको कुछ इस तरह की एग्जांपल्स मिलेंगी एंड यू हैव टू डू इट. बट आई विल आल्सो शेयर सम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज दैट विल प्रोवाइड यू इन डेप्थ इंट्यूशंस ऑफ हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ प्रेडिकेट लॉजिक फ्रॉम द नेचुरल सेंटेंसेस. आई होप सो कि अब आपको इसकी कुछ आइडिया हो गया है कि ये है क्या. अच्छा, यहां पे आप कुछ पॉइंट्स नोट करो. वाइल यूजिंग यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, के जब आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स यूज करते हो वी ओनली यूज इम्प्लीकेशंस, मतलब जब भी ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा लाइक दिस वन, असल में ये डेफिनेटली ये थोड़ा सा ना नोट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है. ये जो हमारे पास है ना ये फॉर ऑल ही है, ये फॉर ऑल ही था, ये देयर एग्जिस्ट नहीं है. या हम ये कह सकते हैं कि आप ये समझो कि देयर एग्जिस्ट जो है ना वो एक चंक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और हमें पहले ये बताना पड़ता है कि सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन दिस सेट, सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट. और अगर सम या कुछ चंक को रिप्रेजेंट किया जाए तो फिर हम वो यूज करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. ये दरअसल यही वाला ही है. ओके, बट वो प्रेडिकेट हमारा सेम है, प्रेडिकेट में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है. ये दरअसल वो बुक से मैंने एग्जांपल ली थी तो उसमें शायद ये एक और बुक है उसमें ये मिस्टेक की गई, ये उस वजह से हुई. बट डोंट वरी, ओवरऑल इज ओके. अच्छा, यहाँ पे आप ये देखो कि जहां जहां पे ये चीज आएगी लाइक दिस वन, फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी, ओके, ऑल मैन लाइक टी, जहां जहां पे ये आएगा हम यहां पे इम्प्लीकेशन यूज करते होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर. जैसे कि इस केस में ये अब आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है,
ऑल मैन लाइक टी, मतलब तमाम जो मर्द हैं वो चाय पसंद करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं ऑल मैन को इससे x1, x2, x3 और xn, अब इसमें कितने ह्यूमन या कितने मर्द आ जाएंगे, कितने मेल्स आ जाएंगे, वी डोंट नो इन एडवांस, बट ऑल मैन फॉर एग्जाम्पल। सो वी कैन से x1 like t, x2 like t, x3 like t, x4 like t and xn like t up to xn, हम ये कह सकते हैं। सो दैट फॉर शॉर्ट नोटेशन अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं फॉर ऑल x, और x क्या है, x इज अ मैन, एम्प्लॉयज, likes is a predicate and x like t। अब देखो आप जरा इसका ट्रुथ टेबल बना के देखो, वो जो मैंने आपको शायद पिछले आपका जो टॉपिक था प्रोपोजिशनल लॉजिक, उसमें मैंने बताया भी था कि आप अगर कंडीशनल यानी कि इम्प्लीकेशन का ट्रुथ टेबल बनाओगे तो जहां जहां पे ये ट्रू होगा इसका ट्रू होना जरूरी है। अब देखें यहाँ पे विमेन भी लाइक कर सकती हैं, मतलब फीमेल भी टी को लाइक कर सकती हैं, लेकिन जब आपके पास वो मेल होगा या मैन होगा वो लाजमी लाइक करेगा। ये हमारी इस नोटेशन या इस प्रेडिकेट का ये हिस्सा था। सो यहां पे वो इम्प्लीकेशन जो है वो याद करो, शायद मैंने आपको वो एग्जांपल दी थी कि अगर आप पास हो गए तो मैं आपको एक घड़ी लेके दूंगा। अब आप पास हो गए, मैंने आपको घड़ी भी लेके दे दी। आप पास नहीं हुए, मैंने फिर भी घड़ी लेके दे दी, ये ट्रू था उस केस में। आप पास हो गए और मैंने घड़ी लेके नहीं दी, मतलब मैंने आपको गिफ्ट नहीं दिया लेके, तो ये क्या था, दैट वाज इन फैक्ट अ फॉल्स केस। सो इस केस में वो ये बनेगा कि वो मैन तो है लेकिन चाय को पसंद नहीं करता, सो वी विल से दैट इट इज अ फॉल्स, जो कि इस केस में नहीं होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेड दैट ऑल मैन लाइक्स टी। If all men likes tea, then this predicates must be true for all men. So we say that there are all x where x is a man who likes tea. अब ये इस केस में ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है। अच्छा, एक चीज होती है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये मैं आपको थोड़ा सा ना ट्रिक बता रहा हूं ताकि आप आगे आने वाली जितनी भी एग्जांपल्स है वो सॉल्व कर सको, और अगर आपको पेपर में भी कोई एग्जांपल आती है तो आप उसको भी सॉल्व कर सको। अगर आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर आ जाए और उसमें कुछ आपने यूज करना हो कोई लॉजिकल कनेक्टिव, तो आपको हमेशा इम्प्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी। और जब भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आएगा उसमें आपको हमेशा कंजंक्शन और डिसजंक्शन यूज करना होगा। ये रूल ऑफ थंब है। मसलन कैसे, अगर कोई इस तरह की चीज आ जाए, देयर इज सम एग्जिस्ट ए इन एक्स, देयर फॉर सम एक्स, फॉर एटलीस्ट वन एक्स। मतलब मैं यहां पे ये कहता हूं एक रियल एग्जांपल में कि सम पर्सन्स आर एजुकेटेड, कि कुछ पर्सन्स जो हैं वो एजुकेटेड हैं। मतलब अब यहां पे ये कहा जा सकता है कि x1 is educated, x2 is educated, x3 is educated, x4 is educated, और हो सकता है कोई बीच में x हो जो कि educated ना हो, because we have said some person। और अगर 100% से बीच में से 90% educated है और 10 नहीं है, तो इसका मतलब वो जो 10 नहीं है उनको हम और से रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर वो false भी हो तो आंसर true आएगा। Therefore, we represent these logics with the help of and or या कंजंक्शन और डिस्जंक्शन। हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, वी कैन राइट दिस एज देयर एग्जिस्ट एक्स एंड एक्स इज अ पर्सन एंड एजुकेटेड एक्स। मतलब कोई एक ऐसा वेरिएबल एग्जिस्ट करता है एक्स जो कि एक पर्सन है, और वो जो पर्सन है वो हमारे पास उसको एक्स इज अ पर्सन, एंड एजुकेटेड कौन है, एक्स आपके पास एजुकेटेड। मतलब ये अब एक तरह से ऐसे ही बन गया कि एक एक्स है, ये वाला एक चंक था, ये ग्रुप था, ये तमाम का तमाम एजुकेटेड है, उसको हमने डिनोट कर दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं फॉर सम एक्स,
अब फॉर सम एक्स के लिए मुझे यहाँ पे वो और यूज करना पड़ना था, ये यूज नहीं हो सकता क्योंकि हो सकता है कुछ ट्रू हो कुछ फॉल्स हो। सो इसको हम रीड करेंगे, देयर आर सम एक्स वेयर एक्स इज अ पर्सन हु इज एजुकेटेड। सो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एलेबोरेट करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेके आया हूँ। ये एग्जांपल्स हम करते हैं और उसके बाद हम अपने इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हम फिर अपने FOL को CNF में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। सो यहाँ पे अब आप देखो कि इन एग्जांपल्स में अगर हम पहली एग्जांपल देखते हैं कि ऑल बर्ड्स फ्लाई, मतलब मैं ये कह देता हूँ कि ऑल बर्ड्स फ्लाई। अब इसमें प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट हमारे पास फ्लाई है और जो हमारे पास नाउन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो बर्ड्स फ्लाई वी कैन सी। और अगर मैं इसको FOL के सिस्टम में लिखूं या FOL के की फॉर्म में लिखूं तो दैट वुड बी देयर एग्जिस्ट सम एक्स एंड एक्स इज अ बर्ड लाइक दिस वन एंड इम्प्लीकेशन फ्लाई दिस, कि अगर वो बर्ड है तो वो लाजमी फ्लाई करेगा। माइट बी पॉसिबल कि कोई बर्ड ना हो लेकिन वो फ्लाई करता है और वो भी ट्रू होगा बिकॉज दिस इज अ implication, this one. On the other hand, the second example is every man respect his parents. मतलब अब ये कह सकते हैं कि इसमें टू ऑब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप है, एक मैन और एक पेरेंट्स। और रिस्पेक्ट हमारे पास क्या है? ये एक प्रेडिकेट है। सो मैं इसको लिख सकता हूं कि देयर फॉर ऑल एक्स, बिकॉज वी आर सेइंग एवरी मैन, फॉर ऑल एक्स मतलब तमाम मैन जो एक्स हैं, जो कि मैन है, क्या एक्स वो रिस्पेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज रिस्पेक्ट एक्स रिस्पेक्ट पेरेंट्स लाइक दिस वन। सो हमने अपने नेचुरल सेंटेंस को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। आई होप सो कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। और इसी तरह की एक और एग्जांपल है, सम बॉयज प्ले हॉकी। Now I am saying some boys. Boys might be 10 boys, 2 boys, 5 boys, from all of the 11 or 100 boys. So we are not able to use this one for all. We are not able to use this one. But we will use there exist. There exists some X. Boy is X. मतलब जो X है ये क्या है? ये boy है. Employees play. X plays cricket or hockey or something जो भी गेम हो, it doesn't matter. So we can say there exists some X and X is the boy and boys play cricket and इसको हम employees से कर दें। Okay? So इसी तरह का एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, वो है not all students like both mathematics and artificial intelligence। मतलब तमाम स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैथ दोनों को पसंद नहीं करते। सो वी विल से लाइक्स इसमें हो गया प्रेडिकेट्स, एक्स एक ऑब्जेक्ट हो गया, वाई एक ऑब्जेक्ट हो गया। वेयर एक्स जो होगा वो स्टूडेंट होगा और वाई सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट माइट बी एनी वन सब्जेक्ट, AI, मैथमेटिक्स, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और व्हाटसोएवर। सो हम क्या कहेंगे? नॉट ऑल, ये तो एज इट इज हमने लिख दिया नॉट ऑल एक्स, मतलब जितने भी एक्स होंगे। एक्स अब क्या है? इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करेंगे। ये एक्स हमारे पास है, एक्स इज अ स्टूडेंट। नॉट ऑल एक्स, एक्स इज अ स्टूडेंट एम्प्लॉयज लाइक दिस वन, एक्स लाइक्स मैथमेटिक्स एंड एक्स लाइक AI। और अगर यहाँ पे डीप लर्निंग और व्हाटसोएवर कुछ भी होता वो भी हम लिख सकते थे, डजंट मैटर। सो अब आप ये देखो कि वो कितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था जिसको हमने कॉम्पैक्ट करके जोड़ के एक जगह पे रख दिया। मतलब उससे कंप्लीट एक सेंटेंस हमने प्रेडिकेट लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में बना दिया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक। एंड अदर एग्जांपल, एग्जांपल 5, ओनली वन स्टूडेंट फेल्ड इन मशीन लर्निंग फॉर एग्जांपल। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है, एक तो हम फेल्ड का प्रेडिकेट ढूंढेंगे, एक्स हमारे पास स्टूडेंट होगा
और ML हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा, और उस सब्जेक्ट को मैं कह देता हूं ये y है। ओके, सो ओनली वन स्टूडेंट, वी विल से देयर एग्जिस्ट, मतलब अब यहाँ पे एक को रिप्रेजेंट करने का तो कोई तरीका नहीं है। अगर मैं ये कहता कि नो वन स्टूडेंट नॉट ऑल स्टूडेंट्स, फिर तो नॉट ऑल हम ऊपर यूज करके आए हैं, हम ये लिख लेते। अब एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका यहाँ पे नहीं था, लेकिन स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है जो कि फेल है किसमें, मशीन लर्निंग में। सो वी विल से देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट x, या देयर एग्जिस्ट सम x is a student, x is a student and implication x is failed in machine learning, this one, और इसी तरह and for all। अब देखो एक चीज ये प्रेडिकेट बना, एक ये बनेगा for all y, मतलब कोई y भी है, कोई y भी हमारे पास है। y क्या है, y भी हमारे पास स्टूडेंट है। फॉर ऑल नॉट x इज इक्वल टू y, मतलब वो जो हम x पहले बात करके आए हैं जो कि फेल है किसमें, मशीन लर्निंग में, हम कहेंगे कि कुछ तमाम y स्टूडेंट जो कि x के इक्विवेलेंट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि x तो ऑलरेडी फेल है एक सब्जेक्ट में। फॉर ऑल y नॉट x इज इक्वल टू y, ये इक्वलिटी हमने यूज कर ली। एंड स्टूडेंट y एम्प्लॉयज नॉट फेल्ड x इन मशीन लर्निंग, मतलब हमारे पास एक ऑल स्टूडेंट्स जितने भी हैं स्टूडेंट्स जो कि y होंगे और उनमें x नहीं होगा, जो कि x का पार्ट नहीं होंगे, वो क्या हैं, वो फेल नहीं है मशीन लर्निंग में। मतलब और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मशीन लर्निंग में फेल नहीं हैं और वो इस y के साथ कंसिडर होंगे। मतलब x के केस में वो मशीन लर्निंग में चले गए और y के केस में वो इसके इक्विवेलेंट नहीं थे, उससे सेपरेट करने के लिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, बट आई होप सो कि आपको किसी हद तक इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप अपनी बुक में जाओ और बुक में जाके जो ये प्रेडिकेट्स वाला चैप्टर है आप इसको जाके देखो, मतलब कौन सा चैप्टर ये होगा। ये चैप्टर हमारे पास लाइक दिस वन, ये वाला चैप्टर हमारे पास ये वाला है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ये चैप्टर। मैंने ये तमाम सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है क्या, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार, ये तमाम मैंने आपको बता दिया। ये हमने बात कर ली। तो अब हम जो बात करेंगे वो हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को CNF में कन्वर्ट करना और उसके ऊपर इन्फेरेंस अप्लाई करना। सो दैट वुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। So that's for today. Till next lecture. Thank you.